पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कर्नाटक में प्रतिशोध की राजनीति, बदले की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति और डराने की और धमकी देने की राजनीति। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं कि मई 2023 को भारी बहुमत से कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को हराया था। यही है पृष्ठभूमि इस ईडी के समन्स का जो नोटिस दिया है, और इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए अभिषेक सिंघवी जी मौजूद हैं। मैं सिंघवी जी से गुजारिश करूंगा कि इस पर वो और कुछ बोलें। सिंघवी जी। थैंक यू। धन्यवाद हमारी जुगलबंदी देखने आने के लिए वापस क्विक सक्सेशन में। दोस्तों, बस संयोग नहीं है ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना, सिर्फ संयोग नहीं है ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना। लक्ष्य बस एक है, कांग्रेस सरकार और सिद्धरमैया को डराना धमकाना, एक ही है सिर्फ ये। और संस्थानों को किस प्रकार भाजपा बना रही है लोकतंत्र के लिए अभिशाप। आइए भाजपा की वॉशिंग मशीन में यहाँ धुल जाते हैं सभी पाप। ये कहानी ये वाली है, और मैं इसको आपको कई अंशों में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है एक दूसरे सिद्धरमैया केस को डील करने में। नहीं तो मैं इस केस में नहीं बोलता, अभी तक ये केस शुरू नहीं हुआ, मैं इस पर पेश नहीं हो रहा हूँ, इसमें बोल सकता हूँ। बट इट इज़ वेरी क्लियर दैट द ईडी इज़ नाउ प्लेइंग, हिटिंग एंड ट्राइंग utmost to go below the belt, to browbeat, to bulldoze and to bully a elected Congress government, a elected CM. And as we have said many times, and I have had the privilege of saying from here, the ED is nothing but the election department of the BJP. You can also call it, in fact, more appropriately, the election demolition branch of the BJP. Elected governments destabilize, demolish, that is the job. Now first let me give you a few figures and backdrop about the ED, and then I'll come to the Siddaramaiah case, so called. From June 14 to 24, 25 opposition leaders switched to BJP from 14 to 24. 23 of them got reprieve. Let me tell you one thing. आपको बताया जाता है कि बहुत कम ऐसे केस हैं जो राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ये मिथ्या प्रचार है, ये अश्वत्थामा हथो वाली आधा सच है। ये बात सही है कि जो पूरे सामूहिक केस हैं ईडी के, उनमें राजनीतिक केस कम होते हैं, लेकिन ये प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न सही है कि जो राजनीतिक केसेस हैं उसमें विपक्ष के विरुद्ध कितने हैं और सत्तारूढ़ के विरुद्ध कितने हैं। आपको आंकड़ा मिलेगा 95% प्लस विपक्ष के विरुद्ध है। उस कैटेगरी में जहाँ की राजनीति की इन्वॉल्व है, जहाँ कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है, वहाँ ये मुद्दा उठता ही नहीं है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें अलग अलग तरह के सभी कैटेगरीज हैं। पहली बात, जो कन्विक्शन रेट है उसको 0.75 से कम माना गया है, यानी 0.1%। अगर आप सिर्फ एक प्रदेश को लें, महाराष्ट्र को, विशेष रूप से 2022 और 2023 के समय को, तो जितने लोगों ने उस सरकार को तोड़ा, दल बदल किया, अस्थिरता पैदा की, उन सब के केसेस ठंडे बस्ते में हैं, सब में क्लोजर रिपोर्ट है। और मजे की बात तो ये है कि बेल पे विरोध नहीं किया जाता है। एक हास्यास्पद केस है जिसमें वकील आके कहता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन बदल गए हैं,
रिहाई होती है, अनेक क्लोजर रिपोर्ट्स हैं, और ये सूची वॉशिंग मशीन वाली बढ़ती जा रही है अखिल भारतीय स्तर पे और अलग अलग विभिन्न पार्टियों के स्तर पे, जहां से अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न किया है बीजेपी ने और दल बदली करवाई है। ये नाम जाने माने हैं, अजीत पवार से लेके प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ से लेके छगन भुजबल, अशोक चवन से लेके हेमंत बिस्वल शर्मा, नवीन जिंदल से लेके सीएम रमेश, शुभेंदु अधिकारी से लेके संजय सेठ, भावना गौली से लेके के गीता, बाबा सिद्दीकी, मेरे पास ये सूची बढ़ती ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिल भारतीय स्तर की, एक प्रदेश की नहीं है, ये हर पार्टी को इन्वॉल्व करती है और सब केसेस में इन्होंने दल बदली करके बीजेपी को समर्थन दिया है, ज्वाइन किया है, गिरफ्तारी से रिहा हुए हैं, अगर बेल लेनी है तो बेल विरोध नहीं किया गया है, क्लोजर रिपोर्ट पास की गई है, और पीएमएलए जैसे में या ईओडब्ल्यू के सब केसेस हैं। और इसी सूची के साथ एक दूसरी बढ़ती हुई सूची जोड़ लीजिए, वो सूची भी बढ़ रही है दूसरी दिशा में। जो मुख्यमंत्री चुनावित हो जाए, जैसा मेरे मित्र ने कहा, जो प्रदेश में चुनाव हो जाए, जो जनादेश पा जाए, तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी हेमंत सोरेन, बाकी आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री से लेके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। राजस्थान में अस्थिरता पैदा करनी है तो रेड करवाई थी उनके मुख्यमंत्री के लड़के के यहाँ। शिवसेना में संजय राउत, रोहित पवार, ये सूची भी उतनी ही लंबी है दूसरी दिशा में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा जो एक संदर्भ है कि सिद्धरामैया केस जो है, ये केस पीएमएलए का एफआईआर नया दर्ज हुआ है। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि पीएमएलए एक अलग ऑफेंस होता है। पीएमएलए उस प्रकार का ऑफेंस है, एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने किसी का खून किया तो वो खून जो है वो सीबीआई ऑफेंस होता है, पीएमएलए ऑफेंस नहीं होता है। उस खून के आधार पर अगर ए रुपया निकला, दूसरा उस रुपये को लॉन्डर किया, लॉन्डर की परिभाषा है एक्ट में, यूज, प्रोजेक्ट, कन्वर्ट, और फिर उसका फायदा निकाला या उसको बदल कर पैसे से इस कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो वो बात एक अलग ऑफेंस है, अलग एक्ट है, उसको अलग रूप से प्रमाणित करना होता है। मैं उदाहरण देता हूं कि अगर ए किसी के घर से कुछ क्राइम करके रुपया अपने घर में बिस्तर के नीचे दबा देता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। वो क्राइम जरूर होगा, चोरी चकारी, 420, मारधाड़, वो क्राइम होगा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। तो इस केस में ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि अभी सैंक्शन मिला गवर्नर का, और उसके बाद जो उच्च न्यायालय का जिसमें मैं पेश हुआ, निर्णय अभी हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है, 4-5 दिन हुए हैं। तो जब उस सैंक्शन को उच्च न्यायालय ने सही माना, जिसकी अभी अपीलें वगैरह निलंबित होंगी, आगे चलेंगी, तो इतनी जल्द यानी 1 हफ्ते से कम में ईडी ने कहां से कैसे इन्वेस्टिगेट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ऑफेंस तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है ना, आरोप है, ऑफेंस नहीं है, आरोप है। वैसे उस आरोप के कुछ आपको तिथियां याद रहनी चाहिए। 1992 में वो लैंड को लेने का एक्विजिशन हुआ था, 92 में। 2010 में वो गिफ्ट किया गया मुख्यमंत्री के बीवी के भाई द्वारा, उन्होंने खुद ने खरीदा 2004 में, 2010 में 6 साल बाद गिफ्ट किया। और चूंकि वो ज़मीन इस्तेमाल हो चुकी थी, इसलिए उसको वापस मुआवजा या वापस उस ज़मीन को नहीं दिया जा सकता था। तो मुआवजा के रूप में दो तिथियां हम नोट करें। 2020 में कहानी शुरू हुई है, नोटिफिकेशन 1992 का। 2020 में वो मुआवजा के रूप में 900 लोगों को, जिसमें मुख्यमंत्री की बीवी शामिल है, प्लॉट्स दिए गए मुआवजा के रूप से 2022 में। रोचक बात यह है कि 2022 में वो एमएलए थे,
न नेता प्रतिपक्ष, न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री। और उसकी फिर सेल डीड कराई गई 2022 में इन प्लॉट्स की जो मुआवजे में मिली। उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो इस मामले में जिसमें कि एक हफ्ते पहले उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसके बाद जो मेन जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहा जाता है उसकी एफआईआर बनी है 4 दिन पहले या 5 दिन पहले। तो मेरा सीधा प्रश्न है पीएमएलए से कि माननीय पीएमएलए, ये आपने तहकीकात 3 दिन में कैसे कर ली कि रुपया आया, रुपया के तो कहीं प्लॉट्स है, सामने प्लॉट्स दिए हैं, प्लॉट तो पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसको यूज कन्वर्ट प्रोजेक्ट अंडर पीएमएलए कैसे हुआ? इसका आंसर दूसरा है। आप चाहते हैं पीएमएलए का इस्तेमाल हो, दुरुपयोग हो, जिससे आप इनको डराएं, इनको धमकाएं, इनको गिरफ्तार करें। आप जानते हैं कि वो एक तरफा कानून है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कितने लोगों को आपने तोड़ने का प्रयत्न किया उस कानून, इसलिए 3 दिन में 2 दिन में आप पीएमएलए ले आए। पीएमएलए में एफआईआर रजिस्टर करने के पहले प्राथमिक रूप से तहकीकात होनी पड़ती है। तहकीकात कैसे हो सकती है? यूज, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन ऑफ मनी कैसे हो सकता है 3 दिन में? वैसे मैं पीएमएलए को अगला जो संदर्भ है, अगला भाग जो मेरा सबमिशन का है वो ये, पीएमएलए के ज्ञानकर्ता, इस सरकार और उस डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि जो एक बहुत बड़ा गढ़ बनाया था, एक फोर्ट्रेस बनाई गई थी इस सरकार द्वारा इस कानून की, जिससे सिर्फ एक उद्देश्य था, दुरुपयोग हो, द्वेष द्वारा हो, विपक्ष के लोगों को दबाया जाए, धमकाया जाए, डरा के रखा जाए। उसके जो गढ़ है उसकी दीवारें अब एक के बाद एक टूट रही हैं। वो अब टूटते टूटते एक झोपड़ी बन गया है, और झोपड़ी के जो कुछ बाकी दीवारें बची हैं, हम आशावान हैं कि वो दीवारें भी, जो पुनर्विचार होने वाला है विजय मदन लाल चौधरी पे निकट भविष्य में 16 अक्टूबर से, वो भी गिर जाएंगी। आपको जैसा मालूम है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इन कई सारों मामलों में जुड़ा हुआ हूँ। एक जो दीवार गिरी वो ये कि 45 जो एक प्रावधान है जिसमें आप सोचते हैं कि बेल नहीं मिलेगी आपको पीएमएलए, अब कोर्ट आफ्टर कोर्ट उनको बेल दे रहा है, और कानून में ये कर दिया है पारित कि ये समझना कि 45 जो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम प्रावधान माना जाता है, वो बेल मना करता है, प्रतिबंधित करता है, ये गलत धारणा है। तो आपका वो जो दहलीज करने वाला, भड़काने वाला, डराने वाली जो एक आपके पास एक चीज़ थी, वो ख़त्म कर दी गई है कानून द्वारा। दूसरा, आप हमेशा क्या करते थे, किसी को बिना गिरफ्तारी के कारण बताए गिरफ्तार कर लिया करते थे, और कहते थे कि मैंने इनको ओरली बताया, मैंने इनकी वाइफ को दिखा दिया। वो भी अब गिर गया दीवाल। अगर आप गिरफ्तारी के समय समक्ष उस व्यक्ति को लिखित नहीं देंगे, मेरा शब्द नोट करिए, देंगे, तो पूरी गिरफ्तारी नकारी जाती है। कई बार नकार दी गई है, मैंने ये सब केस किया, अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, जो भी हो, ये भी दीवार गिर गई। तीसरी, गिरफ्तारी के कारण के अलावा ये दिखाइए, प्रमाणित करिए कोर्ट को कि ये आवश्यक था कि मैं इसको गिरफ्तार करूं। गिरफ्तारी का आपका अधिकार क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आपने ये सिद्ध या प्रमाणित कर दिया कि मेरे को गिरफ्तार करना आवश्यक है। अगर आप ये नहीं दिखाते हैं कि ये इस प्रकार से तथ्यों के बीच में दखल अंदाजी करेंगे, इस प्रकार से भाग जाएंगे, इस प्रकार से आवश्यक है इनको गिरफ्तार करके इंटेरोगेट करना, तो आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तीसरी दीवार गिरी है। ये सब हाल में 1 साल की बात है। चौथी दीवार, कहा जाता था कि भाई ये तो एक विशेष एक्ट है, अगर विलंब हो रहा है महीनों का, सालों का, ट्रायल चल नहीं रही है, 45,000 से 1.5 लाख पन्नों की तथ्य हैं, 400 साक्ष्य हैं, विटनेसेस हैं, तो भी आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये विशेष एक्ट है। वो दीवार चौथी गिर गई। कोर्ट ने बड़ा रोचक चीज़ कही है कि ये जल्द से जल्द ट्रायल का अधिकार मानव अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 20, 21 और 22 के अंतर्गत है, और संवैधानिक ऊपर होता है, ईडी पीएमएलए एक्ट नीचे होता है। तो ये संवैधानिक अधिकार किसी भी एक्ट के ऊपर माना जाएगा। इसी के आधार पर इतने सारे अभी रिलीज ऑर्डर्स आए हैं।
इसके अलावा कहा गया है कि इन सब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कारण, नीड फॉर अरेस्ट आवश्यकता, उसके अलावा रीजन टू बिलीव जो आप फाइल पे लिखते हैं कि मैं क्यों समझता हूं कि आवश्यक है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उसको भी पूरी तरह से देना पड़ेगा। अगर आपने उस पर चूक की तो उसको रिहाई करी जाएगी। तो जैसा मैंने कहा, इस गढ़ जिससे आप डराते हैं, धमकाते हैं, वो आज झोपड़ी बन गया है, और झोपड़ी की जो कुछ दीवारें बची हैं वो भी निकट भविष्य में टूट जाएंगी। जब इस पर पुनर्विचार होगा, हम आशावान हैं उसके लिए। एक और आपको मैं पहलू बताना चाहता हूं, और इसीलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है मुख्यमंत्री, चुनावित मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार चुनावित के विरुद्ध, कि ये सब दुरुपयोग आप कर सकें। आम कानून में आप आसानी से प्रयत्न नहीं कर सकते, इसीलिए 3 दिन में 4 दिन में ये आपने एफआईआर रजिस्टर कर दी। अब आपको पता है कि क्या हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यद्यपि सब केसेस मैंने किए हैं, ये लिखित रूप से प्रकाशित है, कोर्ट रिकॉर्ड में है, और इसके आधार पे लोग रिहा हो गए हैं। इसका एक मोडस ऑपरेंडी समझना जरूरी है। स्टेप 1, 1.5 से 2 साल तक केस एफआईआर हो गया, आपने कुछ नहीं किया। मैं अभियुक्त हूं, ये प्रोसिक्यूटर हैं, कुछ नहीं किया आपने। 1.5 या 2 साल बाद अचानक जब आपको प्रताड़ना करनी है, कोई राजनीतिक उद्देश्य है, तो आपने अचानक समन्स दिए, ये स्टेप 2। स्टेप 3, उसके बाद वो जो 1.5-2 साल हैं उसमें आपने 8 से 10 वक्तव्य लिए साक्षियों के, विटनेसेस के। उन्होंने सबने कहा कि ये इन्वॉल्व नहीं है, ये अभियुक्त, साफ स्पष्ट, ये एक्चुअल केस है। 1.5 साल निकल गए, सबके साक्ष्य उस अभियुक्त के पक्ष में हैं। स्टेप 4, आपने उस साक्ष्य को गिरफ्तार कर लिया, साक्ष्य से आपने उसको दोषी बना दिया। स्टेप 5, उसको प्रताड़ना हुई, जेल में कई महीने निकले। कुछ केसेस हैं जिसमें कि उसके लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया, उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया तो भी उसके बेल को विरोध किया। ये प्रमाणित रिकॉर्ड के केसेस हैं। स्टेप 6, अचानक वो व्यक्ति तंग आकर, पिघल कर, कमजोर होकर, डर कर सरकारी गवाह बन जाता है। उसके सरकारी गवाह के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया आपने, याद रहे उसी के स्टेटमेंट और बाकी अन्य लोगों के 8 स्टेटमेंट पक्ष में है अभियुक्त के, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट आता है विरुद्ध अभियुक्त के। स्टेप 7, उसके तुरंत बाद जब वो बेल मांगता है, एक केस में उसने पीठ के दर्द के आधार पर बेल मांगी, तो लॉ अफसर खड़ा होता है और कहता है कि हम इसको विरोध नहीं कर रहे हैं, पीठ का दर्द है। हर अभियुक्त चाहेगा कि ऐसा पीठ का दर्द हो और ऐसा लॉ ऑफिसर का वक्तव्य हो। स्टेप 8, वो बेल पे बाहर निकलता है। स्टेप 9, कई ऐसे उदाहरण हैं इसी में जो हम दोनों ने परसों आपको बताया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी खरीदता है। स्टेप 10, कई उनमें से बीजेपी के टिकट पे एमपी एमएलए चुनाव भी लड़ते हैं, वही लोग। तो ये अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है पीएमएलए और ईडी में, कम से कम राजनीतिक केसेस में, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत कम राजनीतिक केसेस होते हैं, राजनीतिक केसेस होते हैं 100 अगर, तो 95 उसमें जहां विपक्ष है वहां ये आपका रवैया रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि वॉशिंग मशीन का जुमला पुराना हो गया है। बीजेपी अब टाइम मशीन में जाकर ईडी द्वारा दशकों पुराने केस खोलकर जमानत को कुचलने का प्रयास कर रही है। लॉन्ड्री फैक्ट्री का शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, न कि वॉशिंग मशीन। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। एक मामले में जो भी 7 अगस्त को निर्णय हुआ, उच्चतम न्यायालय ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं, You need to concentrate on the quality of prosecution and evidence. All the cases where you are satisfied that a prima facie case is made out, you need to establish those cases in the court. ये इस संदर्भ में कहा कि आपकी कन्विक्शन रेट है 0.75% ऐसे केसेस में। In this case, you are harping on the statements given by some witnesses' affidavits. This kind of oral evidence, this type of oral evidence, tomorrow God knows that person will stand by it or not. No corroboration. इन्होंने अपने 8वें स्टेटमेंट में कह दिया कुछ, उसको मान के, और उसके 7 स्टेटमेंट इग्नोर कर दिए। उसमें कोई ठोस
कॉरोबरेटिव एविडेंस नहीं होगी। उसके बाद एक और केस में उच्चतम न्यायालय ने इन आंकड़ों पे कहा कि इतने हजारों केसेस हैं, इतनी सारी चार्जशीट हुई है और इतना कम कन्विक्शन रेट है, और कहा उसके अंत में द डेटा रेजेस ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द क्वेश्चन वेदर द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी हैज फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी व्हेन दे शुड अरेस्ट अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द पीएमएलए एक्ट। लेकिन ये सरकार बीजेपी जानती है कि कमज़ोरी क्या है हमारे सिस्टम में। कमज़ोरी है कि हमारा सिस्टम केस बाय केस डिसाइड करता है। उच्चतम न्यायालय ने इतनी बार कहा, इतने केस में, 2 तो मैंने पढ़ दिया आपके सामने, लेकिन एक बार फिर मैं तंग करूंगा आपको। अंततोगत्वा मैं जानता हूं कि आपको बेल मिलेगी, अंततोगत्वा आप जानता हूं कि आप निर्दोष साबित होंगे, लेकिन जो कहा जाता है अंग्रेजी में प्रोसेस इज द पनिशमेंट, वो समय निकाल दो, वो हैरेस कर दो। इसीलिए, और उस केस में भी मेरा प्रिविलेज था पेश होना, उच्चतम न्यायालय ने 2 बार ऑर्डर पास कर दिया, एक बार नहीं। मैं पूर्व निर्देशक की बात कर रहा हूँ ईडी के, कि साहब इस तारीख नवंबर तक इनका कार्यकाल खत्म करना ही होगा। मैंने कभी देखा नहीं सरकार एक व्यक्ति विशेष के लिए इतने पागलपन के साथ बार बार एक्सटेंशन मांगती है। एक बार एक्सटेंशन ले लिया, दूसरी बार लड़ झगड़ के 3 महीने और लिया। क्यों करते हो ये सब आप? इसका उद्देश्य एक ही है, आप एक कृतज्ञता क्रिएट करते हो जिससे वो आदमी आप जो कहें वो करेगा, दुरुपयोग आसान हो जाएगा, आपकी मनमानी आसान हो जाएगी। और इसलिए आपको इस संदर्भ में देखना है केस क्या है, इन्वेस्टिगेशन आपने क्या किया 4-5 दिन में, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आंकड़े क्या हैं, और प्रोसेस क्या है ये पकड़ना, गिरफ्तार करना, अप्रूवर बनाने का। ये आपको एक सामूहिक रूप से होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि अगर पीएमएलए और ईडी का डिपार्टमेंट, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए या इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिमोलिशन डिपार्टमेंट कह लीजिए, वो समझते हैं कि कांग्रेस से डर जाएगी, वो समझते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री डर जाएंगे, वो समझती है कि इस प्रकार से दड़का भमका के उन्होंने जो कितनी सरकारें अस्थिर की हैं, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक भी पहले, झारखंड से लेके और जगहों भी, ये बार बार कर पाएंगे। तो जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, आपके इस प्रकार के काले उद्देश्य पूर्ण नहीं होने वाले हैं। शुक्रिया सिंघवी जी। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक आक्रमण है कर्नाटक की जनता के ऊपर। ये आक्रमण इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 113 एमएलए नहीं जिताया, बहुमत नहीं मिला। तो हमें एमएलए नहीं मिला तो आपके खिलाफ हम पीएमएलए लाएंगे। ये हो गया है एमएलए बनाम पीएमएलए। और पहले दिन से, जिस दिन से सिद्धरामैया जी की सरकार आई बेंगलुरु में, पहले दिन से केंद्र सरकार, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री कर्नाटक के सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां हैं, उसको उन्होंने लागू करने नहीं दिया। और ख़ास तौर से खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अन्न भाग्य की गारंटी दी गई थी, 10 किलो चावल मुफ्त में देना, एफसीआई से 35 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के लिए तैयार थी कर्नाटक की सरकार, पर अचानक एक ऑर्डर जारी किया गया कि एफसीआई ये चावल राज्यों को नहीं बेचेगा, ओपन मार्केट सेल होगा। पर उसके बावजूद कर्नाटक की सरकार ने अन्न भाग्य गारंटी पूरे करने के लिए सारे कदम उठाए और आज वो गारंटी चल रहा है इनके प्रयासों के बावजूद। तो ये एक लंबी श्रृंखला में एक और मील पत्थर है। पहले दिन से 25 मई 2023 से
प्रयास किया जा रहा है नई दिल्ली से कि कर्नाटक की सरकार को किसी तरह से हिलाएं, अस्थिर बनाएं, कीचड़ फेंके, केस दर्ज करें, इनकम टैक्स, सीबीआई और अब ईडी। ये धमकी है, डराने की कोशिश है, और जैसा कि मैंने कहा पहले में ही, ये प्रतिशोध, उत्पीड़न और बदलाव की राजनीति है। हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है जो कुछ जांच करने की ज़रूरत है होनी चाहिए, सारा सच निकल कर आएगा, और कर्नाटक की सरकार को जो जनादेश मिला है 5 साल के लिए, वो पूरा कर ही रहेंगे, और सारे गारंटी जो हमने गारंटियाँ दी हैं कर्नाटक की जनता को, हम पूरा कर ही रहेंगे। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर आक्रमण नहीं है, ये जो ईडी लगाया गया है, पीएमएलए लगाया गया है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सारे कर्नाटक की जनता पर एक आक्रमण है। और मैं समझता हूँ शीघ्र ही सारा सच निकल कर आएगा, और कर्नाटक की जनता जान जाएगी, देश की जनता भी जान जाएगी कि ये सारा खेल जो है एक षड्यंत्र है। जहाँ हमारे एमएलए नहीं है वहाँ पीएमएलए लगाओ। 2016 से लेकर 2022 तक 10 सरकारें बीजेपी ने गिराई हैं। 2016 से लेकर 2022 तक चुने हुए सरकार इन्होंने अस्थिर बनाए। तो ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो कहते हैं, असली बात ये है, ये चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी, यही ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अभी अगर कुछ सवाल हैं तो सिंघवी साहब जवाब देंगे। या एलिजाबेथ। On the contrary, it proves that there is no substance in the case. She has qualified by saying that this is her own personal decision. She has also said that her husband has had an immaculate, impeccable political track record. She is not attached to such material things. And I think it's to be appreciated that in a grand gesture she says she is not attached to these possessions. But that, on the contrary, is not something which inculpates her. That's something which shows that it has happened in the normal course. And you can imagine that something purchased in 2004 is consummated in a return in 2020, when in 2020 the man concerned is not even a LOP, he is a MLA with the BJP ruling the state. So somebody doing this kind of money laundering supposedly and this kind of crime from 2004, his brother-in-law purchased it till this date. Doesn't stand to reason at all. But that's a matter on the merits. Today I think it's something to be appreciated. Not many people would say it or do it. पूछो सर, सिद्धरामैया के वाइफ जो है पार्वती, उन्होंने 14 प्लॉट जो है वो वापस करने की पेशकश की है, लेकिन उस पे बीजेपी का कहना है कि वो रणनीति से बचने के लिए किया गया है, लौटाना ही क्यों वापस। सेम मैं समझता हूं कि जो बात नैतिक रूप से उनके पक्ष में जानी चाहिए वो बीजेपी उसको उल्टा बोल रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उनके पति का एक बहुत लंबा, स्वच्छ, सफ़ेद, श्वेत राजनीतिक इतिहास रहा है। उन्हें इन चीज़ों से कोई भी एक प्यार नहीं है कि जो रखना चाहें, और उन्होंने कहा है कि इसको मैं इसलिए लौटा रही हूँ कि मुझे कोई भी इस पर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी पूछना चाहिए आपको कि 2004 में जो चीज़ उनके भाई को मिली, जिसने 2010 में उनको गिफ्ट किया
और उसके एवज में जो मुआवजा मिला वो 2022 में मिला, जब उनके पति, नेता प्रतिपक्ष तो छोड़िए, एक एमएलए थे विपक्ष के, और 2022 में वो रजिस्ट्री हुई, और अब वो कह रही हैं कि मेरे को इससे कोई अटैचमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक नैतिक स्तर पे बहुत बड़ी बात है। इसकी मजाक उड़ाना सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। सिंघवी साहब, चूंकि आप लोग वहाँ कोर्ट में भी गए, सीएम हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली, क्या इस मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? किस तरह से मामला? देखिए, ये वो मामला के दो पक्ष थे और एकदम प्राथमिक पक्ष से लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। एक था कि एक अनुच्छेद होता है 17, उसके अंतर्गत सैंक्शन सही है कि नहीं। एक और था अनुच्छेद संहिता के अंदर 218। तो पहली बात तो 218 में हमको पूरा रिलीफ मिल गया है, उसको निरस्त किया गया। 17 में कहा गया कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो अनुमति है राज्यपाल की वो सही है, वो कंप्लेंट फाइल हो गई है, उसका लोकायुक्त जो पुलिस है वो तहकीकात कर रही है, उसमें किसी भी रूप से कोई दंडनीय प्राथमिक या बाद का कोई तथ्य थोड़ी निकला है। अब उस एक प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए, एक राजनीतिक संशय पैदा करने के लिए, देश को बरगलाने के लिए और अस्थिरता पैदा करने के लिए जो पुलिस तहकीकात कर रही है, उसके बीच में सेंट्रल एजेंसी भेजी जाती है 3 दिन बाद या 5 दिन बाद। अब ये पता है हमको कि आप कह सकते हैं कि एक दिन में उन्होंने सब तहकीकात कर ली, लेकिन 1992 से लेकर 2022 की हिस्ट्री को ईडी ने यह सिद्ध कर लिया प्राथमिक रूप से कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये मैं कह रहा हूं बार बार, इसका उद्देश्य एक है कि इस एक्ट को, जैसा आपने अपनी पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में बारंबार दुरुपयोग किया है, उसी का आप प्रयत्न कर रहे हैं। सर, रमेश, भारत एक्सप्रेस। सर, बीजेपी का कहना है कि चोरी का सामान लौटाने से चोर दोष मुक्त नहीं हो जाता, इस पर क्या कहना है? सेम चीज मैंने कही है, नया क्या कहना है, सेम चीज। ये कहाँ से वो जो चल रहा है, ये तो चोरी का माल है कि नहीं, ये तो कोर्ट निर्णित करेगी। साथ साथ कितने आरोपित हैं जिनको आपने वॉशिंग मशीन में श्वेत बनाया है, उनमें से कितनों ने कहा है कि वापस दे रहे हैं? ये कभी पूछता है अभी उनसे। So what next you said in English in case? Same thing I'll repeat in English. What next meaning? What next step? No. You see, there is a confusion in the minds. There are two aspects to the governor's issue. The governor gave a sanction under one section called 70 without being technical, and another section 218 of the Sanhita. The 218 was withdrawn or quashed in favor of the Chief Minister. 17 was held to be valid. All that has happened is that it means that a complaint can be filed and kickstart a process. Nothing else, no finding, no conviction, no evidence, no wrongdoing proved. That process has been kick-started. The Lokayukt police is investigating. Summons have been issued, interrogations have started. To precisely obstruct, derail that process, to create instability in the state, not allow that process to go on, the BJP has now brought in a central agency, the hallmark of which and the track record of which is known to everybody and which I have summarized before you, is most regressive and horrible, to create a instability for an elected government, an elected CM. That's why the ED has been brought in. Otherwise, how can the ED form a prima facie view in a 1992 case with transfers in 2010, 20 and 2022 in 3 to 5 days that there is money laundering? There are plots given in return as compensation. Where is the question of money laundering? Money laundering has a provision, a definition in the section. You must receive money, you must use, project or convert it, you must create laundering of that. So Congress has said that they'll fight this politically as well. So will you launch an agitation against misuse of agencies? And also the BJP has been constantly demanding the CM's resignation. How do you respond to that? The BJP is acting in tandem with the agencies as their own department to only do one thing, to remove the 16th or the 17th in the list which my friend has given, government elected. That's about it. But equally when they do so, they expose themselves.
they remind the people of the Manipurs, the Goas, the Maharashtras, the twice earlier Karnataks. Remember, I did the midnight case also of Karnataka. I did the second case also of Karnataka. The Arunachal Pradeshes. There are so many examples. So people know everything, they understand everything. And Maharashtra, not once but twice. So therefore, I think somewhere the political message goes strongly and the BJP will lose all elections on this issue alone. थैंक यू जयराम जी। सर ये सवाल है, चुनावी टाइमिंग है और हरियाणा में भी इलेक्शन चल रहा है। अभी अभी जिस तरीके से जानकारी आई है, राम रहीम को जो पैरोल मिली है उसकी शिकायत दर्ज कराई गई है लीगल सेल की ओर से। आप कानूनी मामलों की जानकारी भी है, ये बार बार पैरोल मिलती है, क्या कोई कानूनी विकल्प है कांग्रेस के पास इसको चुनौती देने का? देखिए, पहली बार मैं प्रश्न आप ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उत्तर दे रहा हूँ आपको। केंद्र में सरकार कौन सी है, हरियाणा में सरकार कौन सी? आप मुझे 75 साल में एक उदाहरण दे दीजिए, एक जो पिछले 5 साल में इतनी बार बाहर पैरोल में गया हो व्यक्ति। पैरोल आप जानते हैं कैसे दिया जाता है? एक होता है प्रादेशिक स्तर पे बोर्ड, वो बोर्ड बैठता है, उसके बाद एक और बोर्ड पे जाता है, कभी कभी अंततोगत्वा प्रदेश सरकार निर्णित करती है। जब 75 वर्ष में एक उदाहरण नहीं है ऐसा, तो कांग्रेस सिर्फ आपके सामने दर्शा सकती है। अब सब जानते हैं कि सरकार बदलने वाली है। उस व्यक्ति ने, जो विक्टिम था, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि इस प्रकार से क्रूरता से मारा, आप उसका ध्यान नहीं रखते, पैरोल देते हैं। तो वो सूची प्रकाशित हुई आप ही द्वारा, कितने सारे दिन हुए हैं, पता नहीं कितने, 300 दिन 200 दिन पैरोल मिल गई है। और हर अभियुक्त चाहेगा, हर अभियुक्त, याद रहे ये छोटा, ये मर्डर चार्ज है, उसमें हर अभियुक्त चाहेगा एक छोटे चार्ज में पैरोल मिल जाए। 75 वर्ष में नहीं मिली होगी किसी को छोटे चार्ज में, मर्डर को तो छोड़िए। तो ये प्रश्न तो आपको उनसे उठा, यंत्र तंत्र सब उनके पास है, क्या करें हम? यंत्र तंत्र और मंत्र भी है। मंत्र भी। सिद्धार्थ, हमारा कोई रोक नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं? सिद्धार्थ सर, मणिपुर को लेके एक रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी को मणिपुर की इस बात से बाहर आना चाहिए और बहुत सेंसिटिव इशू है। कर्नाटक के बारे में पूछें, इससे हटके है प्रसाद के बारे में अलग से। मणिपुर के ऊपर, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, आपने ट्वीट भी किया है, क्या कहेंगे आप? बाद में बात करूंगा, पहले इसको, इस विषय पर सवाल किया। इस विषय पर दुनिया भर की बातें बोलते हैं रविशंकर। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज पलवल पर एक टिप्पणी की है कांग्रेस पे, उस पर रिएक्शन चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के यूएस के रिमार्क्स पर फिर टिप्पणी की और कहा है कि कांग्रेस कहती है कि दलित और जो पिछड़े हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक पर है, पीएमएलए ईडी की कार्रवाई पर यह विषय, उसी पर आप रखिएगा प्लीज, और कई सवाल अलग से पूछेंगे। वो सिद्धरामैया जी के बारे में कुछ कहा उन्होंने, हाँ बताइए। सर, रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि कांग्रेस को लैंड डील से प्रेम है, चाहे वो हरियाणा हो या कर्नाटक हो, यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष का परिवार भी इसमें शामिल है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहूँगा कि बीजेपी को प्रेम है अस्थिरता पैदा करने से, बीजेपी को प्रेम है ईडी को विकृत करने से, बीजेपी को प्रेम है हर संस्था को गिराने से, और बीजेपी को प्रेम है कि कभी भी जब वो चुनाव हारते हैं तो गणतांत्रिक जनादेश को नहीं मानने से। उस प्रेम को वो देखते नहीं हैं, वो ब्लाइंड है उन चीज़ों के विषय में, और दूसरी चीज़ें देखते हैं। और कहाँ से कर्नाटक से पहुँच गए जहाँ ईडी इन्होंने दुरुपयोग किया है हरियाणा तक। हरियाणा में वो जानते हैं कि कुछ ही दिनों में उनको सत्य मालूम पड़ जाएगा, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वो। हेलो सर, excuse me. और कुछ You have answered इस for, पर yes, this one only. इस पर You have answered for the urge of Siddaramaia's resignation from the BJP, but the Congress senior leader Kolibadi is asking for the resignation from the Siddaramaiah to face the inquiry. What do you say? we have given official statement. The Chief Minister of Karnataka has said in categorical terms that he welcomes an investigation. The Indian National Congress believes and is convinced that this ED action is an action of political vendetta, political revenge, political vengeance on a democratically elected government led by the Chief Minister.
That's all I want to say on this. So what's about Kohliwa's statement? Any other questions on this? इसी पर सिद्धारमैया पर जो जमीन का आरोप है, सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा है कि जब ये फाइल उनके पास आई तब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, मेरे परिवार जुड़ा मसला, मैं इस पर कोई फैसला नहीं करूंगा। जब जमीन उन्हें अलॉट होती उस समय बादशाह मुंबई की सरकार थी, तो ये आरोप उन पर कैसे, तो उन्हें परिवार को उन्होंने लाभ दिया? तभी तो लगा रहे हैं, तभी तो ईडी ला रहे हैं, तभी तो जो जांच है और इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात, उसको नहीं होने दे रहे हैं। जो 1992 में शुरू हुआ, आपको 2 तिथियां ज़रूरी हैं। 2004 में ख़रीदा उस भाई ने, 2010 में गिफ्ट किया, और ये 900 और लोगों को इनकी बीवी के साथ एवज में मिले प्लॉट्स। और जब मिले प्लॉट्स तो सरकार दूसरी थी, तो वो जानते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर इसको आगे बढ़ने दिया जाए तो आप आगे बढ़ने को कैसे अवरुद्ध करेंगे, विलंबित करेंगे, विकृत करेंगे, इस तरह से करेंगे, जनादेश इसको लाएंगे ईडी को बीच में, तभी तो हो रहा है ये सब। और कुछ? शुक्रिया। My simple question to Mr. Ravi Shankar Prasad: why has the globe-trotting non-biological Prime Minister not gone to Manipur since Manipur started burning on the 3rd of May 2023? He has gone to bring peace all over the world. Vishwa Guru, he has become Vishwa Bandhu, everything. So my question to Mr. Ravi Shankar Prasad, I can understand his frustration. Why has the Prime Minister, globe-trotting, non-biological Prime Minister, not found the time nor the inclination to go to Manipur? He has gone to Assam, he has gone to Tripura. Why hasn't he gone to Manipur? The people of Manipur want him to come to Manipur. He has not been there even for a few hours. He has not said anything on Manipur. He has not met the Chief Minister of Manipur. He has not met the political leaders of Manipur. And Manipur is still tense. Normalcy has not returned to Manipur. So this is my simple question to Mr. Ravi Shankar Prasad. Manipur is a sensitive part of India, an integral part of India, an important part of India. Why is Mr. Narendra Modi continuing to ignore Manipur? रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को मणिपुर भूल देना चाहिए, मणिपुर से हटकर और विषय हमें उठाना चाहिए। पर हमारा सवाल एक सीधा सवाल है और हम बार बार करते आ रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों में जाते हैं विश्व गुरु, विश्व बंधु बनकर, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ प्रवचन देकर आते हैं। क्यों 3 मई 2023 से 17 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं, विभिन्न समुदायों के बीच में एक शक का वातावरण, भय का वातावरण फैलाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं औपचारिक तौर से, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, एमएलए से मिले नहीं हैं, उनको सिर्फ पीएमएलए आ जाता है, एमएलए आज ही नहीं आते हैं, एमपी को नहीं मिले हैं, 2 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मिले नहीं हैं। और मणिपुर के बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए कुछ कहा है।
तो हमारा सवाल सीधा सवाल है। हाँ, देश के सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर में जो होता है वो सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सीमित नहीं है, वो सारे देश को प्रभावित करता है। मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। तो रविशंकर प्रसाद जवाब दें, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्यों नहीं मिले हैं राज्य के नेताओं से, पार्टियों से, चुने हुए मुख्यमंत्री से। फरवरी 2022 को बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला था मणिपुर में। उस बहुमत के बावजूद 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। यह सवाल है मणिपुर को लेकर। ठीक है, शुक्रिया।